अच्छा, जो हम जॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है इराक्स वूंड्स, और ये किस हवाले से एडिटोरियल है? ये 20 साल हो चुके हैं जब ये यूएस ने इराक में वहाँ पे हमला किया था, ये कह के कि जी वहाँ पे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, उसके बाद से जो इराक की माशी तौर पे हालत रही और जितना वहाँ पे जानी माली नुकसान हुआ, उस चीज़ को यहाँ डिस्कस किया गया है। और बावजूद इसके कि वहाँ पे इतना ऑयल होता है, उसके बावजूद जो वहाँ पे मईशत की हालत हुई, उसको इन्होंने बयान किया है। और इसके बाद जो है, एक तो इराक को डिस्कस किया है इन्होंने, वहाँ पे क्या तबाही मचाई अमेरिका ने, और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पे लिबिया की भी बात हुई है कि वहाँ पे किस तरह इन्होंने तबाही मचाई अमेरिकन ने। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। कह रहे कि जी 2 decades after the US military machine, aided by the coalition of the willing, stormed into Iraq, that ancient land has yet to recover from the trauma. उन्होंने कहा 2 days after the US military machine, उन्होंने कहा मतलब ये डेकेड होता है 10 साल, 2 decades यानी 20 साल हो गए हैं जब ये US मिलिट्री मशीन जो थी वो क्या है, एडेड बाय द कोalition ऑफ द विलिंग। अच्छा, कोalition ऑफ द विलिंग आपको पता होना चाहिए ये क्या है, बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ नेशंस एग्रीइंग टू एक्ट टुगेदर स्पेशली विद मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट। द टर्म हैज बीन पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद दोज कंट्रीज गिविंग एक्टिव सपोर्ट टू अमेरिकन इंटरवेंशन इन इराक इन 2003। तो जब ये 2003 में जो है ना अमेरिका ने इंटरवीन किया था इराक में, तो वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ नेशंस थे जिन्होंने एक्टिव सपोर्ट दी थी अमेरिका को, वहाँ पे कोalition ऑफ विलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इनका 20 सालों बाद अमेरिका और उन ममालिक ने जो जिन्हें कोalition ऑफ विलिंग भी कहा जाता है, उन्होंने क्या है, मदद की थी, एड किया था। उन्होंने क्या किया, इन सब ने स्टॉम्प्ड इनटू इराक। स्टॉम्प्ड होता है जब आप क्या है इसको अगर हम देखें, तो स्टॉर्म्ड होता है कि आप फोर्सफुली ना, जबरदस्ती कहीं पे आप चले जाते हो। तो ये सारे लोगों ने, कोलिशन ऑफ द विलिंग और यूएस वालों ने, ये जबरदस्ती है ना वो एंटर हुए इराक में, दैट एंशियंट लैंड। और लेकिन उन्होंने कहा वो जो एंशियंट लैंड है, कदीम ज़मीन जो है, हैज़ येट टू रिकवर, वो अभी तक क्या है, रिकवर नहीं कर पाई फ्रॉम द ट्रॉमा। ट्रॉमा होता है जब बहुत ज़्यादा आपको फ्राइटनिंग डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स हो, तो वो जितना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी माली जानी माशी सारा नुकसान हुआ है, तो अभी तक जो है ना वो रिकवर नहीं कर पाया इराक, माजरत, 20 सालों बाद भी, कि यूएस और जो कोलिशन ऑफ विलिंग थी, इन्होंने जो हमला किया था इराक में, तो वहाँ से अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। ठीक है, the ostensible justification for this unjustifiable war was Saddam Hussein's so-called weapons of mass destruction, which were never found. उन्होंने कहा ostensible justification, ostensible होते हैं ज़ाहिरी तौर पे, तो मतलब वैसे तो जो भी इनके मकासद थे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे ये ऊपर ऊपर से ये कहते हैं कि भाई ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि ऐसी वॉर की जो अनजस्टिफाइबल थी, मतलब जिसको आप क्या है कोई वजह ना बयान कर सकें, वो ये थी कि जी सदाम हुसैन सो कॉल्ड वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, के जी सदाम हुसैन के पास जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थे वो वजह बनी थी इस वॉर की, विच वर नेवर फाउंड, लेकिन वो कभी भी क्या है, पाए नहीं गए। येट फिर भी, perhaps amongst the actual reasons for his blood-soaked folly was the desire to project American imperial might in an energy-rich region at a time when a warmongering neoconservative clique was dominant inside the George W. Bush White House. उन्होंने कहा फिर भी जो शायद जो सबसे असल रीज़न थी, असल वजह थी, ये ब्लड सोक्ड फॉली थी। फॉली क्या होता है? लैक ऑफ गुड सेंस, फुलिशनेस, मतलब ये इन्होंने गैर सोचे समझे वो गलती की थी यहाँ पे इसको हमले की इराक में। और वो क्या थी? ब्लड सोक थी। ब्लड सोक जिस तरह बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे जानी नुकसान जो हुआ था, तो वो उन्होंने कहा वो असल वजह क्या थी? डिज़ायर थी, ख्वाहिश थी, प्रोजेक्ट अमेरिकन इंपीरियल माइट इन एन एनर्जी रिच रीजन, कि वो अमेरिका की जो ताकत है उसको शो कर सकें एनर्जी रीजन में, एट अ टाइम, उस वक्त, वेर वॉर मॉन्गरिंग न्यू कंजर्वेटिव क्लिक वॉज डोमिनेंट, कि उस टाइम पे जो वॉर मॉन्गरिंग होता है कि ऐसे मतलब encouraging और advocating aggression towards other countries or groups। तो उन्होंने कहा ये जो वॉर मॉन्गरिंग न्यू कंजर्वेटिव क्लिक, नॉन न्यू कंजर्वेटिव होता है हमारे पास, ये जब आप प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरवेंशनलिज्म इन इंटरनेशनल अफेयर्स इंक्लूडिंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ एंड आर नोन फॉर espousing disdain और कम्युनिज्म एंड पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और क्या है, इंटरवेंशनिज्म को प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। ये न्यू कंजर्वेटिव क्लिक होते हैं। क्लिक होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, क्लोजली नेट ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट रेडिली अलाउ अदर्स टू जॉइन देम। ठीक है, तो उस टाइम पे जब ये जो
एग्रेशन दिखाने वाले जो थे ना न्यू कंजर्वेटिव क्लेग, वो क्या थे, वो डोमिनेंट थे, वो बढ़तरी हासिल किए हुए थे इनसाइड द जॉर्ज डब्ल्यू बुश व्हाइट हाउस, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारा जो वो बना हुआ था एक तरीके का सेटअप के, वहाँ पे जो वो लोग थे उन लोगों का ग्रुप था जो इसको जंग को सपोर्ट करते थे। Unfortunately, the project to deliver democracy from F-16s did not stop at Iraq, even though similar earlier adventures elsewhere in the world had proved unsuccessful. तो उन्होंने कहा बदकिस्मती से ये प्रोजेक्ट था कि जी और डेमोक्रेसी डिलीवर की जाए, जमहूरियत फ्रॉम F-16 के, मतलब ये बमबारी करके जमहूरियत लाई जाए, डिड नॉट स्टॉप एट इराक, वो इराक में है ना स्टॉप नहीं हुई, वहाँ पे नहीं रुकी, इवन दो अगरचे सिमिलर अर्लियर एडवेंचर्स एल्सवेयर इन द वर्ल्ड हैड प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। तो उन्होंने कहा अगरचे इससे पहले जो इस तरह के एडवेंचर्स थे वो दुनिया में क्या है वो नाकाम साबित हुए थे, ठीक है, लेकिन ये जो इनका प्रोजेक्ट था कि वहाँ पे जमहूरियत लाई जाए इस तरह बम गिरा के जंग करके इराक में, वो वहाँ पे नहीं रुकी। और उसके बाद क्या हुआ, after Iraq, the NATO Western Command went after Libya, which was also destroyed, while similar attempts were made to effect regime change in Syria by hijacking the indigenous movement against Bashar al-Assad. अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इराक के जो अमेरिका था वो इराक पे स्टॉप नहीं हुआ, ठीक है, ये नेटो वेस्टर्न कंबाइन जो है वो उसके बाद कहाँ पे गए, वेंट आफ्टर लिबिया। जब इराक में सारी ये तबाही करने के बाद ये लिबिया चले गए, उसको भी मुकम्मल तबाह कर दिया। और क्या है, while similar attempts were made to effect regime change in Syria, और साथ ही साथ इन्होंने ना regime change की कोशिश की सीरिया में, किस तरह की, by hijacking the indigenous movement against बशर अल असद, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने इसके अगेंस्ट थी ना बशर अल असद, वहाँ पे हाईजैक करके इंडिजिनस मूवमेंट, तो इसके खिलाफ इन्होंने कोशिश की कि वहाँ भी regime change लाया जाए। Were it not for military intervention by Iran and Russia, the West nemesis on the geopolitical chessboard, Mr. Assad may have suffered the same fate as Saddam and Muammar Gaddafi. उन्होंने कहा अगर ना होता ये मिलिट्री इंटरवेंशन इराक और रशिया की जानिब से, तो ये वेस्ट का नेमेसिस है, नेमेसिस होता है इनएस्केपेबल एजेंट ऑफ समवंस डाउनफॉल। तो ये वेस्ट का नेमेसिस है जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पे, वहाँ पे मिस्टर असद जो है ना उन की को अभी वही हाल हुआ होता एज सदाम एंड मोमर कदाफी। इस आपको पता है कि जी इन दोनों को मार दिया गया था, ठीक है, सदाम से फांसी हो गई थी, इसको मार दिया गया था कदाफी को। तो उन्होंने कहा कि अगर वो ना होता ईरान और रशिया इंटरवेंशन, मिलिट्री इंटरवेंशन, तो ये बशर अल असद इसका भी वही हाल होता जो सदाम और कदाफी का होता, यानी इसे भी मार दिया जाता, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं जी coming back to Iraq, no one has been made to answer for the destruction and bloodshed the country has suffered due to the illegal invasion. अच्छा, इन्होंने इराक का बताया, फिर लिबिया का बताया, और फिर उन्होंने कहा कि जी वो जो सीरिया की बात यहाँ पे हुई हमारे पास, इसकी क्या है, कहाँ पे गया, हाँ अच्छा, उसके बाद इराक हो गया, लिबिया हो गया, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इसकी बशर अल असद की यहाँ पे बात की है इन्होंने, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वापस इराक की जाने वाले आके बता रहे हैं कि भाई किसी को भी है ना वो अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया कि ये तबाही हुई है और ये खून बहा वहाँ पे इराक में, किसकी वजह से, ये जो गैर कानूनी इन्वेजन जो हुई थी उसकी पे। Hundreds of thousands of innocent people have died in both invasion related violence and acts of terrorism। और इसको इराक और लिबिया में उन्होंने कहा कि जो सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो इनोसेंट पीपल थे, मासूम लोग थे, वो मरे इस इन्वेजन रिलेटेड वायलेंस में और एक्ट्स ऑफ टेररिज्म में, ठीक है। तो इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, लेकिन किसी को भी है ना वो अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। उनका डिस्पाइट इट्स मैसिव ऑयल वेल्थ, इराक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकॉनमी आर इन शैम्बल्स। अच्छा, इन शैम्बल्स का मतलब होता है कि बिल्कुल टोटल डिसरे, क्योस, मेस। तो होने का बावजूद इसके बहुत ज़्यादा इनके पास ऑयल वेल्थ है, तो ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है और इकॉनमी है, मीशत है, वो क्या है, इन शैम्बल्स हैं, वो यानी इन डिसरे हैं, इन क्योस हैं। और क्या है, इट्स सोसाइटी फ्रैक्चर्ड अलोंग एथनिक एंड सेक्टेरियन लाइंस, इट्स इंस्टीट्यूशन सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस। तो इसकी जो सोसाइटी है वो क्या है, फ्रैक्चर्ड अलोंग एथनिक एंड सेक्टेरियन लाइंस, मतलब उसमें वहाँ पे यो हुई हुई है, एक नहीं है, वहाँ पे तकसीम हुई हुई है, किसमें, एथनिक और सेक्टेरियन लाइंस में। इट्स इंस्टीट्यूशन सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, और इसके जो इंस्टीट्यूशन इदारे हैं वो सफ़र कर रहे हैं पैरालिसिस, यानी कि प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, ऑपरेशनल नहीं है।
However, the corrupt feuding Iraqi political elite must also shoulder the blame for their post-invasion failure. तो लिखता हम कह रहे हैं कि वो जो करप्ट है ना इराकी पॉलिटिकल एलीट, उनको भी है ना इस चीज़ को शोल्डर द ब्लेम करना चाहिए, इनको चीज़ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो पोस्ट इन्वेजन फेलियर हुआ है उसकी। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं जी The Iraqi political system has constantly failed to deliver. इनका इराक का जो सियासी सिस्टम है वो क्या है, वो लगातार नाकाम हुआ है डिलीवर करने में. While in actuality a confessional structure has been put in place, much like the colonial arrangement in Lebanon, where the country's top public offices are parceled out along sectarian and ethnic lines. अच्छा, जहाँ उन्होंने कहा कि जी हकीकत ये है कि एक कन्फेशनल स्ट्रक्चर है ना वो बनाया गया है जिस तरह कॉलोनियल अरेंजमेंट होता था वहाँ पे लेबनान में, और जहाँ पे वो मुल्क के टॉप पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको पार्सल आउट कर दिया गया है सेक्टेरियन और एथनिक लाइंस में. यानी कि मेरिट पर उस तरह काम नहीं हो रहा, आपने क्या है सेक्टेरियन और एथनिक लाइंस पे इनको पार्सल आउट किया है. पार्सल आउट करने का मतलब होता है कि डिवाइड समथिंग एंड गिव द सेपरेट पार्ट्स टू डिफरेंट पीपल. आप तकसीम करते हो ना, तो बेसिकली कह रहे हैं जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको तकसीम किया गया है सेक्टेरियन और एथनिक लाइंस पे. ठीक है, The Iraq invasion should serve as a strong warning against regime change by external means. उन्होंने कहा जो इराक इन्वेजन है वो एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग के तौर पे साबित आनी चाहिए हमारे पास कि रिजीम चेंज जो होता है बैरूनी वजूहात की बुना बिना पे. Saddam's Ba'athist regime was unabashedly brutal, yet a post-invasion order in Iraq, because of its inorganic nature, has been unmitigated disaster. उनका सद्दाम की regime थी वो क्या है, वो मतलब बड़े बेशर्मी की हद तक जो है ना वो ब्रूटल थी, जालिम थी, लेकिन जो पोस्ट इन्वेजन ऑर्डर था इराक में क्योंकि वो उसकी जो नेचर थी वो इनऑर्गेनिक थी, वो क्या है वो वहाँ पे हमें अनमिटिगेटेड डिजास्टर देखने को मिला है. ऐसा डिजास्टर, ऐसी तबाही हो क्या है जिसकी शिद्दत में कमी नहीं आई, उसमें कमी नहीं आई. ठीक है, मिटिगेट होता है कम होना, अनमिटिगेटेड यानी कि कमी उसमें नहीं आई. In fact, from the smoldering embers of the occupation rose the monsters of IS that drew blood across large swathes of the region and beyond. फिर यहाँ पे बात करें कि यहाँ जो भी इन्होंने ऑक्यूपेशन की थी, इसको कब्जा किया था, वहाँ से हमें क्या है ये IS देखने को मिला. ठीक है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्होंने जिस तबाही फेरी वहाँ पे जानी माली नुकसान हुआ बहुत बड़े स्वेट्स ऑफ द रीजन में, यानी वो बहुत बड़े इलाके में एंड बियॉन्ड वहाँ पे, मतलब पूरे इराक में जो है ना बहुत ज़्यादा जुल्म देखने को मिला. Again, democratic change must be a grassroots process, and it's the people who should decide whether and what shape their government takes. और इनका जो डेमोक्रेटिक चेंज है ना, जमहूरी तब्दीली, वो एक ग्रास रूट प्रोसेस है, और ये वहाँ के लोग हैं जो डिसाइड करेंगे कि कब और किस शेप में है ना वो वहाँ पे उनको गवर्नमेंट मिले. आर्टिफिशियल एक्सटर्नल सॉल्यूशंस आर बाउंड टू फेल एज दे हैव इन इराक. तो इन्होंने कहा जो आर्टिफिशियल जो मसनूई तरीके से जो एक्सटर्नल सॉल्यूशंस होते हैं, जिस तरह ये इन्होंने कहा कि जी अमेरिका ने हम आके हमले करके वहाँ पे उनको जमहूरियत दे देंगे, तो उन्होंने कहा ये जो आर्टिफिशियल एक्सटर्नल सॉल्यूशंस आर बाउंड टू फेल, वो लाजिम है कि वो फेल हों, नाकाम हों, एज दे हैव इन इराक, जिस तरह के हमें इराक में देखने को मिला है कि वहाँ पे ये सारी जो आर्टिफिशियल एक्सटर्नल सॉल्यूशंस थे कि जी जिस तरह ये F-16 पे लाके हम बमबारी करेंगे तो वहाँ पे सारी जमहूरियत आ जाएगी. तो उन्होंने कहा वो बाउंड टू फेल है, वो ऐसा होना ही था, और ऐसा ही हुआ है इराक में कि वहाँ पे ये सारी जो कोशिशें हैं सो कॉल्ड कि जी अमेरिका के जी हम जमहूरियत लेके आ रहे हैं, वो क्या है नाकाम हुई. तो बेसिकली ये 20 साल गुजरने के बाद उन्होंने बताया था कि किस तरह इराक में और लिबिया में अमेरिका ने तबाही फेरी, और इराक बावजूद इसके कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ऑयल रिच कंट्री है, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तबाह हो गया, और वहाँ से वो माशी तौर पे उठ नहीं सके हैं, रिकवर नहीं कर सके हैं. ठीक है, तो आज का एडिटोरियल, बाकी हमारा DM व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो, PDF हाइलाइट्स और इंटरनेशनल मैगजीन्स और दूसरा CSS रिलेटेड मटेरियल शेयर करते हैं. तो उसके लिए आप 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में हमारा DM पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.